हेलो एवरीवन। एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आफ्टर 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद मतलब कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आते हैं वो देखेंगे। चैप्टर नंबर 11 है स्पेक्ट्रम की बुक का, मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है और पार्ट 1 है ये हमारा। क्योंकि मैं आपको बता देती हूँ जैसे कि ये स्लाइडर्स में तो न्यू स्टेज ऑफ कॉलोनिज्म ये पढ़ेंगे एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव जो कि चेंजेस थे वो सेंट्रल प्रोविंशियल लोकल लेवल पे क्या क्या आते हैं वो देखेंगे एंड देन ये चीज़ें देखेंगे चेंजेस इन द आर्मी, पब्लिक सर्विसेज, प्रिंसली स्टेट्स एंड फॉरेन पॉलिसी एंड देन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को हम चेकअप करेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अभी हम न्यू स्टेज ऑफ कॉलोनलिज्म से। ओके, तो सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए कि 1870 के बाद जो है वो ब्रिटिश एक तरह से उनके अंदर न्यू जोश आ गया था, क्योंकि उनको लग रहा था कि जैसे कि हम जीत चुके हैं 1857 के रिवोल्ट में और इंडिया जो है वो यूनाइट खड़ा नहीं हो पाया है, तो इसे वो अपना क्या समझ रहे थे, एक तरह से विक्ट्री समझ रहे थे। और उसके बाद से ये एकदम से काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए। ठीक है, 1857 के रिवोल्ट के बाद एक्टिवनेस इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शो की और एसोसिएशन ऑफ नेटिव्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन could give the rules and opportunity ताकि वो establish हो सके to follow the customs and tradition और जो values इंडिया की थी उसको adopt करने के साथ साथ। ठीक है, मतलब कि उन्होंने जो इंडिया में कस्टम, ड्यूटीज़, वैल्यूज़, ट्रेडिशंस ये सब कुछ थे ये अडॉप्ट करना शुरू कर दिया ताकि वो रूल कर सके इंडिया के अंदर। ठीक है, तो इसको ये फॉलो करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमने पहले भी बात की थी कि 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जो ग्रोथ है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रेलवेज़, प्रेस वगैरह ये सब कुछ काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट होती है। तो ये आपको बात यहाँ पे भी लिखनी है कि कैसे कॉलोनलिज्म ने अपना जो है रूट एस्टैब्लिश किया इंडिया के अंदर। तो 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ जो है भारत में भी खुलनी शुरू हो गई। ठीक है, उसके बाद न्यू इंडस्ट्रियल पावर और कहाँ पे कौन कौन से देशों में खुल रही थी, तो यूएसए, जापान, यूरोपियन, कुछ और भी यूरोपियन कंट्रीज़ थे उसमें भी खुल रही थी। अब क्या हो रहा था, इनको स्टिफ कंपटीशन मिल रहा था, मतलब कि भारत से ये जो लेके जाते थे सामान, तो उस सामान पे भी इनको काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन दूसरी कंट्री से मिलना शुरू हो गया था। और जो मैन्युफैक्चरर जो गुड्स आया करते थे वो मतलब कि बाहर से मतलब फाइनल प्रोडक्ट बन के भारत में आया करते थे। और इस पॉइंट पे क्या होता है, लार्ज स्केल ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स भी आती हैं, किन किन मतलब चीज़ों में आती है, जैसे रेलवेज़ हो गया और लोन्स भी काफ़ी दिए जाते हैं टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ में जैसे स्मॉल एक्सटेंट पर भी टी प्लांटेशन, कोल माइनिंग, जूट मिल्स, शिपिंग, ट्रेड एंड बैंकिंग में भी ये अपना मतलब कि एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए, अपना रोब जमाने के लिए इनमें भी सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि जो ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स थी वो भी आनी शुरू हो गई थी इंडिया के अंदर, जैसे रेलवेज़ वगैरह में। ठीक है, मिल्स में, ठीक है, ये देते थे। और साथ ही साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो है वो लोन्स भी प्रोवाइड किया करते थे। ये एक तरह से ये लोन्स प्रोवाइड करना, ये कैपिटल की इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ क्या था कि ये चाहते थे कि बस हम किसी भी तरह हमारे अच्छी तरीके से पैर यहाँ पे हम पैरों को जमा ले, यहाँ पे इस्टेब्लिश कर ले पूरा जो है ब्रिटिश रूल इंडिया के अंदर। ठीक है, अभी न्यू स्टेज ऑफ कॉलोनलिज्म में ये सभी बातें हम देख रहे थे कि 1857 से पहले भी चल रही थी, लेकिन 1857 के बाद एक्टिव रोल जो है वो प्ले होना शुरू हो गया। लेकिन न्यू स्टेज कैसे आती है, जब लिप्टन, डरफिन, लैंडस्टोन, एरिंग और कर्जन जो है वो काफ़ी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि काफ़ी अच्छे से हम जो है अपना रूल भारत के अंदर चला सके। तो ये कुछ आपको इन नाम भी ये लिखेंगे आप। ठीक है, क्वेश्चन अगर आ जाता है तो ये जो सारे भी गवर्नर जनरल्स थे, ठीक है, कर्जन हो गया, ये सब थे जो ये चेंजेस लाना चाहते थे और ये ऐसा भी करना चाहते थे कि हम ऐसा बना दें भारत को ताकि
उनको हमारा रूल जो है वो सही लगना शुरू हो जाए, ठीक है। और इसी तरीके से ये कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। इम्पीरियलिस्ट आइडियोलॉजीज थी इनकी, और रिएक्शनरी पॉलिसीज़ थी वो जो अपनाई जाती थी बाय द नेशनलिस्ट, ठीक है। तो ये तो था न्यू स्टेज ऑफ कॉलोनियलिज्म। अगर क्विक रिविजन में देखें तो 1857 के रिवोल्ट के बाद जो एक्टिवनेस दिखाते हैं ये ब्रिटिशर्स भारत में रहने के लिए, एक तो वो कस्टम, वैल्यूज़, बिलीव्स, ट्रेडिशंस इनके भारतीयों के ये फॉलो करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनकी ये आइडियोलॉजी थी कि अगर हमें यहाँ पे रहना है तो हमें इनके साथ ही मिलजुल कर रहना पड़ेगा। और 19th सेंचुरी के सेकंड हाफ में मैंने आपको बताया था पहले भी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो जाता है, इंडस्ट्रीज़ खुलनी शुरू हो जाती हैं, और जो दूसरे कंट्रीज़ को टक्कर देते हैं USA, जापान और अदर यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है। उसके बाद जो कैपिटल इनको क्या करना पड़ता है, कंपटीशन के कारण इनका जो जैसे कि मतलब दूसरे कंट्रीज़ भी आ गए हैं तो इनको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन मिल रहा था। उसके बाद ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी आती है, रेलवे में, मिल्स में, ठीक है, जूट मिल में, और काफ़ी ट्रेड में भी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये लोन भी देते हैं। उसके बाद न्यू स्टेज ऑफ कॉलोनियलिज्म में जो रोल रहता है वो जो गवर्नर जनरल्स, वाइस रॉयज़ ये सब आते हैं, ये जो है अपनी इम्पीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी के लिए जाने जाते हैं, और साथ ही साथ में इनका काफ़ी योगदान रहता है कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट बनाई जाए भारत के अंदर। तो लिटन, डरफिन, लैंसडॉन और कर्जन जैसे लोग जो हैं वो इम्पीरियल कंट्रोल करना चाहते हैं भारत के अंदर, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। इसमें हमारे पास छोटे छोटे सब पार्ट्स से हैं, लेकिन आई थिंक ये लंबा हो जाएगा लेक्चर। अगर आज हमने ये सारा कवर किया तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। लेट्स सी कहाँ तक चलते हैं हम। लोकल बॉडीज़ तक तो आज देखेंगे ही देखेंगे, ओके। सो एडमिनिस्ट्रेशन में हम 3 चीज़ों पे आज बात करेंगे, सेंट्रल, प्रोविंशियल एंड लोकल स्टेज पे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के टाइम पे हम सबसे पहले बात करेंगे द एक्ट फॉर बेटरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहली बात आपसे यही पूछा जाएगा कि ये जो द एक्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ इंडिया वो कौन से एक्ट को बोला जाता है, वो कब आया था? 1858 में। वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये याद रखिएगा, द एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858, मतलब रिवोल्ट के बाद ही। अब इसमें होता क्या है कि ट्रांसफ़र कर दिया जाता है पावर टू गवर्न फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले रूल कर रही होती है उसका जो जितनी भी पावर्स होती है वो किसके पास चली जाती है? ब्रिटिश क्राउन के पास। मतलब अब ब्रिटिश क्राउन ही रूल करेगी इंडिया पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो कंपनी की लिमिटेशंस होती हैं जो कि कम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट कर देती हैं वो सारी एक्सपोज्ड हो जाती हैं, जो कि रिवोल्ट होता है 1857 का। उसके बाद जैसे कि हमने बात की पावर टू गवर्न जो है वो वाइडन भी हो जाती है। एक तो हमने देखा ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अब कोई रोल नहीं रहेगा, क्राउन ही सब कुछ डिसाइड करेगा। तो जो पावर होती है ना गवर्न करने की वो वाइडन कर दी जाती है, और साथ ही साथ में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो है सब कुछ सौंप दिया जाता है कि तू ही अब सब कुछ देख रेख करेगा, ठीक है। अब ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज द मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ब्रिटिश कैबिनेट का जो है वो मेंबर होता है, और इसको असिस्ट कर रहे होते हैं 15 मेंबर की काउंसिल, ठीक है। और ये जो है आंसरेबल होता है किसको? पार्लियामेंट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट को आंसरेबल है। उसके बाद जो भी इसके फाइनल डिसीजन है ना ये SOS के ही माने जाएंगे, ठीक है। हालांकि ये एडवाइजरी इन नेचर होता है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है आपका स्टेट ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ही माना जाएगा। उसके बाद जो अल्टीमेट पावर थी ऑफ इंडिया की वो रिमेन ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास ही थी। जो वॉइस रॉय था वो मतलब उसको असिस्ट करता था बाय द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसके अंदर जो मेंबर्स थे वो एक्ट करते थे एज द हेड ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एज वेल एज द वाइसरॉय ऑफिशियल एडवाइज़र। तो अभी हमने बात की जो वाइसरॉय था, ठीक है। अभी पहले हमने बात की थी SOS की, अब हम बात करें वाइसरॉय जो था, ठीक है। इसको कौन असिस्ट करता था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर। जो भी इसमें मेंबर्स थे वो हेड थे किसके? और वेरियस डिपार्टमेंट, हेड्स थे ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, और साथ ही साथ में वाइसरॉय ऑफिशियल एडवाइज़र्स भी थे वो, ठीक है। ये हमने वाइसरॉय की भी बात की। उसके बाद
क्योंकि आपको ये अभी हम वाइसरॉय की क्यों बात कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो गवर्नर जनरल का पद था उसको हटा के 1858 में क्या न्यू टाइटल बना दिया गया, वॉइसरॉय। ठीक है, इसीलिए हम वॉइसरॉय को भी देख रहे हैं साथ के साथ। ठीक है, उसके बाद जो कंसंट्रेशन ऑफ द मेन अथॉरिटी थी वो किसके हाथ में चली जाती है, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, जो कि लंदन में बैठा होता है, और दूसरी साइड में वॉइसरॉय टू द सब ऑर्डिनेट स्टेटस एंड फर्दर एलिनेटेड द इंडियन पब्लिक ओपिनियन फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉलिसी मेकिंग। तो एक तरफ तो वॉइसरॉय बैठा हुआ, दूसरी तरफ स्टेट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लंदन में है उसके हाथ में सारी कंसल्टेशन आ जाती है ऑफ द पावर। ठीक है, इसके साथ साथ क्या होता है कि इंक्रीज इन द इन्फ्लुएंस ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट और बैंकर्स, मर्चेंट्स, ये सब कुछ जो है गवर्नमेंट पॉलिसी बनाने में भी काफ़ी अपना योगदान फिर देते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 की। अभी एक बारी दोबारा से देख लेते हैं कि क्या हमने इसमें देखा है। तो एक्ट फॉर बेटरमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि 1858 में आता है, इसके अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का जितनी भी पावर थी वो क्राउन को दे दी गई थी, इसका कोई रोल नहीं है अब। ठीक है, उसके बाद हमने ये बात की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था ये ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर था और इसको असिस्ट किया जाता था। 15 मेंबर की एक काउंसिल थी, वो इसको हेल्प करती थी और ये आंसरेबल थी टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसके बाद हमने वॉइसरॉय की इसलिए बात की क्योंकि वॉइसरॉय की क्योंकि गवर्नर जनरल को हटाकर वॉइसरॉय का न्यू टाइटल बना दिया गया था और वॉइसरॉय को कौन असिस्ट करता था, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर जो कि हेड्स हुआ करते थे वेरियस डिपार्टमेंट्स के, और वॉइसरॉय ऑफ ऑफिशियल एडवाइज़र भी हुआ करते थे। उसके बाद जो पावर की कंसंट्रेशन थी वो एसओएस ऑफ लंदन के पास थी और साथ ही साथ में एक तरफ दूसरी तरफ जो था वो वॉइसरॉय था और वही सब भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती थी उसको देखा करते थे। और साथ ही साथ में आपको ये भी बात रखना है, इन सभी चीज़ों से ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट, मर्चेंट, बैंकर्स जो थे वो भी काफ़ी अपना योगदान देने लग गए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ बनाने में भारत के अंदर। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, अभी इसी में ही चल रहा है हमारा, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो अब हम बात कर लेते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आई थिंक हमारा आज इतना ही हो पाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही हो पाएगा क्योंकि ये भी काफ़ी बड़ा ही है। ठीक है, चलो इसमें बात करते हैं कि इसमें क्या था इस काउंसिल एक्ट में कि जो 5th मेंबर था जो कि जूरिस्ट था उसको ऐड कर दिया गया वॉइसरॉय काउंसिल के अंदर। ठीक है, तो पहले 4 थे तो अब 5th वाला ऐड कर दिया गया, वो जूरिस्ट होगा। ठीक है, वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर फॉर लेजिस्लेटिव पर्पसेस वॉइसरॉय जो है वो ऐड कर सकता है 6 to 12 एडिशनल मेंबर्स। ठीक है, अभी हमने बात की कि लेजिस्लेटिव उसके लिए पर्पसेस के लिए जो वॉइसरॉय था वो 6 से 12 तक का एडिशनल मेंबर्स को ऐड कर सकता था। उसमें से जो हाफ मेंबर होंगे वो नॉन ऑफिशियल होंगे जो कि इंडिया और ब्रिटिश दोनों से हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके जो हाफ मेंबर्स होंगे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये नोट कर लीजिए। एक तो ये नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, साथ ही साथ में इंडिया और इंग्लिश मैन कोई भी हो सकता है। ठीक है, और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था प्रोसेस्ड नो रियल पावर, मतलब रियल पावर्स उसके पास नहीं थी, सिर्फ वो एडवाइजरी नेचर की ही थी। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थी वो सिर्फ एडवाइजरी नेचर की थी। उसके बाद मैं कुछ आपको वीकनेसेस बताती हूँ कि इसमें क्या क्या आती हैं। तो इट कुड नॉट डिस्कस द इम्पॉर्टेंट मैटर, ये डिस्कस नहीं कर सकते थे। नो फाइनेंशियल मैटर्स, कोई फाइनेंशियल, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं कि इम्पॉर्टेंट मैटर्स को ये डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, और साथ ही साथ में फाइनेंशियल मैटर्स को भी डिस्कस नहीं कर सकते। ये इसकी वीकनेस थी। ठीक है, काउंसिल की। तो उसके बाद तीसरा है नो कंट्रोल ओवर द बजट, बजट के ऊपर कोई बहस नहीं होगी, कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, नो डिस्कशन ऑन द एग्जीक्यूटिव एक्शन, एग्जीक्यूटिव एक्शन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है इनका। फाइनल पासिंग ऑफ बिल जो था वो वॉइसरॉय की ही परमिशन से होगा, तो वॉइसरॉय ही बिल को पास कर सकता है। उसके बाद इवन इफ़ अप्रूव्ड बाय द वॉइसरॉय, लेकिन एसओएस, मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो फाइनल डिसीजन होगा वो एसओएस का ही होगा। अभी एक बारी तो वॉइसरॉय ने ओके कर दिया, लेकिन जो फाइनल उसका अप्रूवल है वो एसओएस ही देगा। ठीक है, उसके बाद जो इंडियन एसोसिएशन एज द नॉन ऑफिशियल वर द मेंबर्स ऑफ एलाइट
सेक्शन, जैसे कि हमने बात की, इसमें से इंडियन और इंग्लिशमैन कुछ दोनों हो सकते हैं जो कि नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि ये मेंबर कौन कौन होने चाहिए थे, या तो प्रिंस होने चाहिए थे, लैंडलॉर्ड्स, दीवान्स, ठीक है, कोई भी मतलब नॉर्मल इंडियन जो है वो इसमें अपना रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकता था। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और एक और पॉइंट है कि जो वॉइसरॉय था वो ऑर्डिनेंस को इशू कर सकता था इमरजेंसी के केस में, जो कि 6 मंथ तक वैलिड रहता है। ये आज भी है सिचुएशन, ठीक है। और ओनली इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ये था कि ये ऑफिशियल मेजर्स को देख सकते थे और अपनी अपीयरेंस जो है वो शो करते थे लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर। और साथ ही साथ में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया थी वो रिमेन एक तरह से एलियन डेपोटिज्म का ही काम किया करती थी। तो यहाँ तक आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारा यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। तो देख लेते हैं एक बारी दोबारा से हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। हमने देखा कि इंडियन काउंसिल एक्ट जो कि 1861 में आया था, उसके अंदर जो 5th मेंबर था वो जूरिस्ट होना चाहिए था वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर, ये एक बढ़ा दिया गया था। लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर जो वॉइसरॉय था वो 6 से 12 मेंबर को ऐड कर सकता था एडिशनल, ठीक है। इसके अंदर जो एटलीस्ट हाफ मेंबर्स होंगे ना वो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे, और वो इंडियंस भी हो सकते हैं और ये ब्रिटिशर्स भी हो सकते हैं। लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी ये सिर्फ एक एडवाइजरी नेचर की थी, और इसके कुछ वीकनेसेस भी थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, वो देख लेते हैं कि जैसे कि ये इंपॉर्टेंट मैटर पे अपना डिसीजन नहीं ले सकती थी, फाइनेंशियल मैटर पे जो है अपना एक्शन नहीं ले सकती थी, बजट के ऊपर बात नहीं कर सकती थी, एग्जीक्यूटिव एक्शन के ऊपर डिस्कस नहीं कर सकती थी। इसमें यह भी था कि जो वॉइसरॉय है वही उसका डिसीजन जो है बिल के ऊपर फाइनल होगा। लेकिन उससे भी बड़ा जो था एसओएस, जो कि जिसका जो डिसीजन है वो फाइनल होगा, ठीक है। पहले तो हमें वॉइसरॉय पास करेगा कोई बिल को, लेकिन एसओएस उसको मतलब मंजूरी देगा या नहीं, ये एसओएस का मतलब हायर पावर थी। उसके बाद हमने देखा कि जो प्रिंसेस, लैंडलॉर्ड, दीवान्स, ये जो हमने इंडियंस की बात की, ये इसी ग्रुप में से आ सकते थे, ठीक है। उसके बाद जो वॉइसरॉय था वो एमरजेंसी, ये पूछा जा सकता है कि एमरजेंसी की सिचुएशन में जो है ऑर्डिनेंस कौन, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि कौन ऑर्डिनेंस जो है वो ला सकता था इमरजेंसी के टाइम पे, एसओएस या वॉइसरॉय, ठीक है। तो आपको याद रखना है वॉइसरॉय जो है ये ला सकता था और जो 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता था, ठीक है। आई थिंक ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट वाला सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट से हम नेक्स्ट टॉपिक ही बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। चलो, थैंक यू।